कॉलम के साइजेज हमारे बहुत मजबूत हैं, बहुत अच्छे साइजेज हैं जो स्ट्रक्चर के हिसाब से निकल के आते हैं। ये सरिये डाले जाते हैं इन्हीं को एक्स्ट्रा मजबूती प्रदान करने के लिए कि कोई भूकंप कोई आ जाए तो बिल्डिंग में जो मूवमेंट होती है वो इसको केयर कर सके। इमारत खड़ी करने से पहले मिट्टी, भूजल स्तर, मटेरियल आदि के कायदे से जांच होनी चाहिए। यमुना और हिंडा नदी के करीब होने की वजह से गाजियाबाद और नोएडा में भूकंप से होने वाले नुकसान की आशंका और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसके अंदर का जो वाटर हुआ करता था वो वाटर जो है आज भी ग्राउंड वाटर जो है वो सॉल्टी है, नोएडा का पानी खा रहा है रिवर की वजह से। तो हम जो वाटर यूज़ करते हैं वो ग्राउंड वाटर नहीं यूज़ करते, हम ट्रीटेड वाटर बाहर से इसको बाई करके और हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि उसका हमारे पे इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इस बिल्डिंग का फाउंडेशन इतने स्ट्रॉन्ग करते हैं, इतनी डीप ले जाते हैं, आपने देखा होगा स्ट्रक्चर में इतनी डीप ले जाते हैं और उसकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग करते हैं कि यहाँ की सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी को मेजर करते हुए वो सॉइल उससे ज़्यादा कैपेसिटी तक भी वेट को अपने ऊपर बेयर कर सकती है, सह सकती है। नामी गिरामी बिल्डर्स भूकंप के झटकों के खतरों को ध्यान में रखते हुए अब और भी ज्यादा एहतियात बरत रहे हैं। पहले तो जो टावर्स हम लोग इरेक्ट करते हैं उनका एक मिनिमम डिस्टेंस वो 7 मीटर का गैप रखते हैं, 21 फीट का। वो बिना गैप दिए हुए आप बिल्डिंग फाउंडेशन भी तैयार नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, उसको अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो अथॉरिटी आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देगी। जो आप डेंसिटी देखते हैं, टावर जब बहुत हाई हो जाता है तो वो जो बड़े गैप्स हैं ना वो दिखते हैं छोटे, लेकिन वो मेंटेन करना पड़ता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पास, या उनके जो इंजीनियर्स हैं इतने क्वालिफाइड नहीं है कि वो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन को चेक कर सकते हैं। इसलिए जो रिप्यूटेड डेवलपर्स हैं, जिसे हम लोग हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन सिर्फ इंडिया के ही हम लोग नहीं रखते, वो दुबई से हैं या यूरोप से हैं, अमेरिकन्स भी हैं, तो उन लोगों से हम लोग ज़रूर चेक कराते हैं, क्योंकि सिस्मिक क्राइटेरिया जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है आज के डेट में। देखिए, जितनी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही हैं ये टोटली हाई राइज और ये अपना जो भूकंप जो आता है उसको ध्यान में रखते हुए बनती है। और टेक्निकल साइड के ऊपर मैं बता दूं कि कोई भी बिल्डिंग जब अथॉरिटी से पास होती है तो उसका स्ट्रक्चर की वेटिंग अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चर इंजीनियर हमें बाहर से किसी IIT या उससे करा के अथॉरिटी के अंदर देनी पड़ती है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं, जगाना है। प्रॉपर्टी खरीदें पर कोई रिस्क ना लें। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की आपको इस सख्त हिदायत है कि अगर आप घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो भूकंप रोधी नियमों को ध्यान में रखने वाले डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में ही घर खरीदें। कैमरामैन फैजल के साथ सौरभ सानी, समाचार प्लस। जी हाँ, समाचार प्लस का मकसद और प्रॉपर्टी एक्सपर्ट का मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि सजग कराना है। तमाम जो बातें होती हैं भूकंप विरोधी इमारतों को लेकर वो आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। और तभी हम ये सवाल उठा रहे हैं, क्या आपका घर भूकंप विरोधी है? हमारे साथ लगातार मौजूद हैं हमारे खास मेहमान मनोज जी और साथ ही साथ मेरे सहयोगी सौरभ भी। मनोज जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, ये सवाल जहन में आना लाजमी है कि जिस तरह से लगातार हम भूकंप की खबरें सुनते हैं, एक के बाद एक झटके आते हैं जिनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर कम होती है। अगर ये रिक्टर स्केल पर तीव्रता बढ़ जाए तो उसके नुकसान और भी ज्यादा भयानक हो सकते हैं। ऐसे में क्या आपका और हमारा घर भूकंप रोधी है? देखिए, हमारा घर भूकंप रोधी है या नहीं है, ये तो मैंने पहले भी कहा कि NCR में अधिकांश बिल्डिंगें जो बनी हुई हैं और जो बन रही हैं वो भूकंप रोधी नहीं हैं। ठीक है, नेशनल बिल्डिंग कोड है, BIS के मानदंड हैं, बिल्डिंग बायलॉज हैं, अथॉरिटी है, प्लान सेंक्शन होता है, कंप्लीशन होता है। उन्होंने कुछ लोग बता रहे थे कि जो ड्राइंग्स होती हैं वो IIT से और यहाँ से वेरिफिकेशन होता है, उनका ऑथेंटिकेशन होता है, वेटिंग होता है, रिव्यू ड्राइंग्स होते हैं। उसके बावजूद भी मैं ये कह रहा हूँ कि जो बिल्डिंगें नोएडा में या ग्रेटर नोएडा में या गाज़ियाबाद में या NCR एरिया में बन रही हैं उसमें काफ़ी बिल्डिंगें अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं हैं। और जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं या जो अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स हैं, उनका तो मैं बता ही नहीं सकता, वो तो अनसेफ है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि सेफ बिल्डिंग अर्थक्वेक कंसिडरेशन से अगर आप देखें तो उसमें बहुत सारे सीक्वेंस होती है। पहले उसका डिज़ाइन ठीक होना चाहिए, फिर डिज़ाइन को डिटेलिंग ठीक होनी चाहिए, उसका रिव्यू भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या उसका एग्जीक्यूशन ठीक हो रहा है? डिज़ाइन तो ठीक है, ठीक हो भी गया, रिव्यू भी हो गया, लेकिन क्या उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या सॉइल टेस्टिंग हुआ, सॉइल टेस्टिंग को ठीक से किया गया, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सौरभ, आपने भी जायजा लिया तमाम तरह से इमारतों का, तो जो नामी गिरामी कंपनीज हैं
उस लिहाज से देखने को मिलता है कि वहां पर तो मानकों का पालन किया जा रहा है, लेकिन पूरे एनसीआर में ऐसा नहीं है। देखिए एनसीआर में आज की डेट में बहुत सारे बिल्डर्स हैं, कोई हाई राइज प्रोजेक्ट ला रहा है, कोई स्क्रैपर्स भी ला रहा है जिसमें 100 मंजिले की बिल्डिंग है, लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं कि भाई हम आईआईटी से टेस्टिंग कराते हैं, सॉइल टेस्टिंग कराते हैं, वो कितने फुलफिल कर पा रहे हैं वो अभी तक यहाँ पर साबित नहीं हो पाया। जैसे कि मनोज जी ने बताया कि भाई कई बिल्डर्स हैं वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप आज नोएडा की बात करें तो नोएडा में ही 200 हाई राइज बिल्डिंग्स एट टाइम्स अभी प्रोजेक्ट आ चुके हैं, इनमें से मेरे ख्याल से 100 से 150 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन होंगे। और बात करें सॉइल टेस्टिंग की तो एक जियो टेक्निकल टेस्ट होता है जिसमें पूरी सॉइल की टेस्टिंग करी जाती है कि भाई इसमें यहाँ पर रिवर बेल्ट है तो यहाँ पर क्या जो हाई राइज बिल्डिंग है वो सर्वाइव कर पाएगी। अगर भूकंप आता है जैसे कि दुबई में आया था 8 रिक्टर तक का भूकंप झेल सकता है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर चेक करी जाती है उसके बेस पे। तो वो उसके बारे में मनोज जी ज़्यादा बता पाएंगे, वो टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसमें क्या प्रोसेस होता है, क्यों करी जाती है। देखिए बेसिकली होता यह है कि जब बिल्डिंग्स किसी स्ट्रक्चर को हम डिज़ाइन करना शुरू करते हैं तो हमें उस जगह की सॉइल की प्रॉपर्टीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अर्थक्वेक आता है और बिल्डिंगें उस एरिया में 100 बिल्डिंगें हैं तो सबको अलग अलग तरीके से डैमेजेस होते हैं, सारी बिल्डिंग को एक जैसे डैमेजेस नहीं होते हैं। वो डैमेजेस बात पर डिपेंड करते हैं उनका डिज़ाइन कैसा था, वहाँ पे फाउंडेशन कैसी थी, कुछ लोग सॉइल टेस्टिंग करवाई, किसी ने नहीं कराई, या फिर उनकी फाउंडेशन को ठीक से नहीं बनाया। अब ये जो जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी या लेवल बेयरिंग प्रेशर कितना सॉइल ले सकता है ये तो कैलकुलेट किया ही जाता है। इसके अलावा उस एरिया की सॉइल कैसी है, सैंडी सॉइल है कि नहीं है, वाटर टेबल क्या है, उन सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ पर सॉइल का लिक्विफिकेशन पोटेंशियल कितना है, यानी कि अर्थक्वेक के केस में सॉइल लिक्विफाई होगी या नहीं होगी या उसका पोटेंशियल क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रॉपर सॉइल इन्वेस्टिगेशन या जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन जिसको हम कहते हैं उसी से ये पता लग सकता है। और ये जो रेप्यूटेड एजेंसीज हैं या कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं ये वहाँ से किया जा सकता है और उसकी फाउंडेशंस बिल्डिंग की अकॉर्डिंगली बनाई जाती हैं। मनोज जी बहुत आपने अहम बातें बताई हैं कि ऐसा होना चाहिए, तमाम बातें जरूरी हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इन मानकों का पालन किया जा रहा है, और अगर नहीं किया जा रहा है तो सरकार और प्रशासन क्या कुछ कर रही है। कितना बड़ा खतरा है अगर भूकंप आया और उसकी तीव्रता 6 से ज्यादा हुई, तब कितना भयानक तस्वीर देखने को मिल सकती है। चर्चा जारी रहेगी, एक छोटे से ब्रेक लेते हैं।